नमस्कार दोस्तों, हम लाइव हाजिर हैं और आज के लाइव शो में हम कई सारे मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं। पहला मुद्दा तो यही है कि पुष्पा 2 इतनी बड़ी हिट हुई है तो अब बॉलीवुड का बॉस कौन बनेगा, किसके बनने के आसार हैं और ये जो बॉलीवुड के बॉस की गद्दी अब चेंज होती हुई लग रही है, तो फिर किसका बोलबाला होगा और आगे की चीज़ें कैसे तय होंगी, इस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे मनोज वाजपेयी के उस स्टेटमेंट के बारे में। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा, जब उनसे पूछा गया कि क्या बॉलीवुड संकट में है, कौन बनेगा बॉलीवुड का संकट मोचन, तो मनोज वाजपेयी का कहना ये है कि बॉलीवुड के लोग क्रिएटिव लोग हैं और वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे, आपने देखा ही होगा कि पिछले दिनों मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में क्या कुछ चलता है, कास्टिंग काउच वगैरह, और उसको लेकर काफी बड़ी एक रिपोर्ट सामने आई थी और बहुत सारे लोगों के कच्चे चिट्ठे खुल गए थे। उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि एक याचिका दायर हुई उसमें, और ये कहा गया कि जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ के लिए भी एक ऐसी जांच की जाए। तो अब फिलहाल ऐसा नहीं होने जा रहा है, तो इसको लेकर भी हम बात करेंगे, क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। और साथ ही हम बात करेंगे हमारे देश में जो इतना बड़ा एक कांड हुआ है बेंगलुरु का, अतुल सुभाष केस, क्या उसके बाद पुरुषों के लिए जो घरेलू हिंसा कानून है उसमें सुधार आना चाहिए, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि बॉलीवुड का नया बॉस कौन है। स्वागत है रवि जी आपका इस चर्चा धन्यवाद उज्जवल में। जी। आपका भी और स्वागत इस बातचीत में जी। इस पूरे मसले पर देखिए, जो रूपरेखा बनी हुई है वो तो यही है कि पुष्पा 2 जब से हिट हुई है तब से कहा जा रहा है, आपने, मुझे याद है मैंने आपके चैनल पर ही सबसे पहले वो वीडियो देखा था जिसमें आपने बताया था कि किस तरह से रामगोपाल वर्मा ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि भाई अब जो सबसे बड़ी हिट हिंदी फिल्म है वो असल में एक डब्ड हिंदी फिल्म है, और इस समय जो हिंदी का सबसे बड़ा हीरो है उसे तो हिंदी बोलनी भी नहीं आती क्योंकि वो तो तेलुगु स्टार है। तो अब ये जो गद्दी चेंज होती हुई लग रही है, क्या लग रहा है कौन होंगे जो इसके दावेदार होंगे? देखिए उज्जवल जी, बड़ी खलबली मची हुई है वो हम्म पुष्पा हम्म ने जो हम्म है। हम्म और अपने दर्शकों को हम ये भी बताते हैं, हालांकि वो जानते होंगे, पर अपडेट के तौर पर अपने कार्यक्रम में, कि कल इस फिल्म ने 1,000 करोड़ रुपए का बिजनेस ऑफिशियली पूरा कर लिया और यस सिर्फ यस, 6 दिन में। 6 दिनों के अंदर, हाँ। ये इतने कम समय में इतना बड़ा फिगर जो है इकट्ठा कर लेना, बना लेना बॉक्स ऑफिस पर, आज से पहले नहीं हुआ था। और मतलब कल से पहले नहीं हुआ था। और आज बाकायदा पुष्पा की टीम ने इस चीज को लेकर दिल्ली में एक कार्यक्रम किया और हम्म उन्होंने थैंक्स इंडिया कहा है। मतलब पूरे देश को उन्होंने धन्यवाद दिया है कि इस फिल्म को जो इतना प्यार दे रहे हैं। इस हम्म प्रोग्राम में अल्लू अर्जुन मौजूद थे और देखने लायक था। मतलब जिस तरह से, जितने हम्बल होके वो बात कर रहे थे, जो उनके गेस्चर थे, मतलब बनावटी नहीं था कि हम बनावटी हैं और मतलब का मतलब दिखाने के लिए विनम्रता से पेश आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि भीड़ हम्म में एक व्यक्ति खड़ा भी हुआ और उसने हम्म कहा कि अरे सर, मैं आपका फैन हूँ और पिताजी के साथ मैंने फिल्म देखी और पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे पिता ने इंटरवल में ही मतलब वो फिल्म को लेकर डिस्कस करने लगे और पहली बार उन्होंने कोई फिल्म मेरे साथ डिस्कस की। तो अल्लू अर्जुन ने कहा, थैंक्स कहा, लेकिन साथ ही कहा कि यार, मैं तो आपको पहचान गया हूँ क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे आपकी रील्स देखता रहता हूँ, आपने जो ओहो, मेरे बारे में बनाई है। हाँ देखिए, हाँ, उसका कहना था कि मैं फैन हूं, मैंने आपकी सारी फिल्में हम्म देखी। आप देखिए हम्म, मतलब कितना, मतलब वो नजर भी रखते हैं। और अल्लू हाँ अर्जुन ने पहचाना और फिर उसके लिए अलग से वीडियो पे ये बात स्टेज से हम्म बोली। हाँ तो ये होता, ये हम्म कनेक्ट बताता है। अब हम्म कहाँ दिल्ली में और कहाँ साउथ में अल्लू अर्जुन। हम्म तो ये बताता है कि वो कितने कनेक्टेड हैं या कितना होमवर्क करते हैं, कितना रिसर्च करते हैं, कितना हम्बल हम्म रहते हैं। अब मुझे हम्म वो देखते हुए बार बार याद आ रहा था कि अगर यही किसी बॉलीवुड फिल्म का कार्यक्रम हो रहा होता तो बॉलीवुड का स्टार एक तो बहुत चौड़े होके बात कर रहा होता और जो हाँ। ऑडियंस में बैठे हो उसको तो वो कुछ समझ ही नहीं रहा होता। मतलब उसकी बातों को हवा में मैं उड़ा तो रहा होता। एक जर्नलिस्ट होने के नाते यहाँ पर एक पर्सनल किस्सा शेयर करूंगा, जी। नाम लेके शेयर कर रहा हूँ। शाहरुख खान, हाँ। जी। शाहरुख खान से मेरी कई मुलाकातें रहीं। मतलब पड़े वो सामने से पहचान लें, मतलब पड़े वो फोन कर दें, मतलब पड़े वो आंखें तरेर लें, मतलब पड़े वो आपको ऐसा फील करा दें कि उन्होंने आपको कभी देखा नहीं है, और मतलब पड़े तो ऐसा कि नाम से आपको पास बुला लें। तो ये तो शाहरुख खान है, और ऐसे कई और हैं जो बिल्कुल। मतलब मौसम के साथ आपको कभी पहचानने लगते हैं, कभी आपको भूल जाते हैं। तो बॉलीवुड तो पूरी तरीके से फेक है।
मैं तो बड़ा खुलकर जी। बोलता रहा हूँ, मेरे जो व्यक्तिगत हाँ, अनुभव रहे मैं उनको भी सामने रखता हूँ। तो ये उम्मीद तो आप किसी बॉलीवुड के स्टार से कर ही नहीं सकते हैं कि उसकी अगर पिक्चर इतनी चल जाए वो आपको पहचान ले। वो तभी पहचानेगा जब कुछ होने वाला होगा, उसको मतलब होगा। तो अल्लू अर्जुन ने अगर सही इतनी है। बात कही अपने हाँ, मंच पर खड़े होकर तो निश्चित तौर पर वो काबिल-ए-तारीफ़ है और ये बताती है कि अल्लू अर्जुन दावेदार हो सकते हैं उस सीट पे बैठने के, क्योंकि वो एक ईमानदारी उनकी आँखों में झलकती है। और अल्लू अर्जुन के बारे में जैसा कहा गया कि नेपो किड हैं, लेकिन वो एक ऐसे नेपो किड हैं जिन्होंने अपनी वर्थ को साबित किया है। बिल्कुल ठीक बात है। अब नेपो किड यूँ ही नहीं कहा जाता। यहाँ जो नेपो किड कहने का मतलब होता है बॉलीवुड में, तो उसके दूसरे मतलब होते हैं। अब आप उनको उस पर चिपकाने की कोशिश भले ही कर दीजिए। ये चिपकाना हुआ कि नहीं आप पे भी चिपका देते हैं। तो ऐसा नहीं है और सच्चाई वही है। देखिए राम गोपाल वर्मा ने जो ट्वीट किया कि भई हिंदी की सबसे बड़ी फ़िल्म तेलुगु डब, हिंदी का सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाला स्टार तेलुगु का वो, जिसको हिंदी नहीं आती। दरअसल अब सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा होने लगी है। लोग इस हाँ, बात पर डिबेट करने लगे हैं कि क्या हाँ, अल्लू अर्जुन आज की तारीख में वाक़ई शाहरुख खान से बड़े हो गए हैं? क्योंकि हाँ, सीधी-सीधी टक्कर है। क्योंकि शाहरुख खान के भी जो रिकॉर्ड थे बॉक्स ऑफिस पर, चाहे वो पहले दिन हाईएस्ट कलेक्शन का उनका रहा हो या वीकेंड का रहा हो या जो सबसे ज़्यादा हिंदी में अब तो इस फ़िल्म ने 400 करोड़ भी कमा लिए हैं, लगातार आगे बढ़ रही है। तो तमाम रिकॉर्ड्स बॉलीवुड के जो वो खतरे में नज़र आ रहे हैं और जो बॉलीवुड में बादशाह कहे कहे जाते थे शाहरुख खान और कहते थे कि मतलब मेरे बाद में कोई रोमांस का किंग नहीं वो होगा। कहते हैं अब आई देखिए एम लास्ट ऑफ द स्टार्स। आजकल लास्ट ऑफ द स्टार्स जो हाँ, हैं वो फिर से शादियों में नाचना शुरू कर दिया है। आज मैंने एक वीडियो भी किया बिल्कुल। कि जी, शाहरुख ने कभी कहा था कि मैंने शादियों में नाच-नाच के मन्नत बनाया है और अब जी। उन्होंने फिर से शादियों में नाचना शुरू किया और खबर ये आ रही है कि मन्नत के 2 माले बढ़ाए जाने हैं। हाँ, शायद उसके लिए भी अच्छी खासी रकम लगने वाली है। बिल्कुल उसका भी 25 आया है करोड़। कुछ हाँ, हाँ, मामला। हाँ, हाँ। हाँ, तो अब लोग भई बॉलीवुड की अगर बात करें तो ठीक है भाई शाहरुख खान नंबर 1 है, सब ये जी। मानते हैं, मान चुके हैं। अब ऐसे में जब अल्लू अर्जुन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो भाई रिकॉर्ड बुक्स के हिसाब से तो ऊपर नाम उसी का लिखा जाएगा जिसका सबसे बेहतर रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। रिकॉर्ड बुक्स तो यही कहेंगी। हालाँकि देखिए एक और बात मैं आज के प्रोग्राम की अल्लू अर्जुन की बताता हूँ। हुँ। उन्होंने कहा कि देखिए मुझे अच्छा लग रहा है, उन्होंने छुपाया नहीं। उन्होंने कहा मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी फ़िल्म को इतनी बड़ी सक्सेस मिली, इतना कमाया, इतने रिकॉर्ड्स बना रही है। पर फिर उन्होंने अगली बात कही कि ये थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। ये शायद मुझे 1-2 महीने, 3 महीने अच्छा लगेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 2 महीने, 3 महीने बाद हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम किसी भी भाषा से कोई फ़िल्म आए और मेरी फ़िल्म के रिकॉर्ड्स को तोड़ दे। देखिए, ये अच्छा लगता है, बिल्कुल सबको अच्छा लगता है बहुत नंबर अच्छी 1 बात रहना, कही है। हाँ। रिकॉर्ड बनाना। पर बोले मैं दिल से चाहता हूँ कि महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद कोई फ़िल्म आए, जो इससे बेहतर हो। क्योंकि उन्होंने कहा ऐसे ही भारतीय सिनेमा आगे बढ़ेगा। देखिए, ये सच्चे हीरो जी, वाली बात हुई। अब एक तरफ हमारे हाँ। बॉलीवुड के हैं सो कॉल्ड, उन्होंने ऐसे आँखें फेर ली हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अभी इतनी बड़ी किसी खान कपूर की जी, पिक्चर हिट हो गई होती, जैसे एनिमल पिछली बार चली थी, तो सबने एक-एक करके ट्वीट करना शुरू सबने किया था, हाँ, एक-एक एक-दूसरे को बिल्कुल, बधाई बिल्कुल। देनी शुरू कर दी थी। लेकिन आप हाँ, देखिए अल्लू अर्जुन को नहीं इस तरीके का माहौल बनाया गया है, यानी एक तरह से जलन में हैं, ईर्ष्या में हैं, जेलसी में हैं, प्लस उनको ये भी पता है कि वो अब इस मुकाम को छू नहीं पाएँगे। अब ये जो देखिए जो सच है वो हमेशा कड़वा लगता है। मतलब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बॉलीवुड के जो इस समय हीरोज़ हैं वो अल्लू अर्जुन ने जो ये अभी बेंचमार्क सेट कर दिया है इसको अगले 6 महीने, 8 महीने, साल भर में भी छू पाएँगे? क्योंकि इनकी तो प्लानिंग ही नहीं है। ये तो उन्हीं की फ़िल्मों का रीमेक तैयार कर रहे होंगे कॉपी कैट की तरह। तो अब एक जलन और ईर्ष्या की भावना भी साफ दिखाई दे रही है और सबसे बड़ी बात ये है कि अब आपके मार्केट में कोई घुस आया है और घुसकर आपको चैलेंज कर रहा है। और मैंने तो पिछली दिनों जब वीडियो किया था तो मैंने उसमें एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि किस तरह कुछ ही हफ्तों पहले आई सिंघम अगेन जो थी, वो अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रही थी और ये तो 6 दिनों में 1000 करोड़ कर गया। यानी आप ही के क्षेत्र की जनता है ना जो आपके लिए पैसा निकाल कर नहीं आई और अल्लू अर्जुन के लिए आ गई। यानी उन्हें अल्लू अर्जुन में ज़्यादा संभावनाएँ दिखती हैं। ठीक चीज़ है और इसीलिए देखिए तुलना हो रही है। मतलब अब ये है कि ठीक है आप आँख मूंद के बैठ जाइए, कि बिल्ली को सामने देख के कबूतर आँख मूंद के बैठ जाता है। तो ठीक है आप मत देखिए बिल्ली को।
लेकिन शुतुरमुर्ग बने हुए हैं, शुतुरमुर्ग। आपने बस शुतुरमुर्ग बने हुए हैं, आपने सिर मिट्टी में आप मुंह दे दिया तो तूफान निकल जाएगा, बिल्कुल। लेकिन आपको नहीं पता कि तो तूफान तो चल रहा है, आपने ही मिट्टी में मुंह दिया हुआ है। चल रहा है, हाँ। तो खैर, लेकिन इसमें देखिए किसी को छोटा या बड़ा दिखाने की बात नहीं, बात है रिकॉर्ड हाँ, बुक्स की। तो बिल्कुल, जब बिल्कुल। लोग रिकॉर्ड बुक्स में बात कर रहे हैं, तो हुँ, बॉलीवुड में जो जर्नलिस्ट हैं, जो एनालिस्ट हैं, किसी में हिम्मत नहीं, कोई ये बोल नहीं रहा है कि नहीं ये बात सच है। कम से कम रिकॉर्ड बुक तो यही कह रही है, इतना ही हाँ। कहिए। लेकिन वो अभी भी कह रहे हैं, नहीं, नहीं, नंबर 1 तो शाहरुख खान ही है। देखिए, क्या नंबर होता 1 है कि तो शाहरुख एक्सेप्ट खान ही करने है। में थोड़ा वक़्त लगता है, और वो हाँ, एक्सेप्टेंस भी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जी, जाएगा, क्योंकि हाँ, देखिए सच क्या होता है, सच सूरज की तरह होता है, जिसकी रोशनी छुपाए नहीं छुपती। बिल्कुल। तो ये भी एक फैक्ट है और ये सामने आएगा। हुँ, मुझे याद आ रहा है जो आपने ज़िक्र किया कि अपनी फ़िल्म डिस्पैच के प्रमोशन के दौरान जो मनोज वाजपेयी ने हाँ, ये कहा कि भई जी, संकट मोचन कौन बनेगा, जब उनसे पूछा गया बॉलीवुड हाँ, का, तो उन्होंने कहा कि ठीक बात है। क्रिएटिव लोग हैं। तो उसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए कि आप उसको किस तरह से हाँ, समझते हैं? फिर अपने दर्शकों से भी पूछेंगे कि बॉलीवुड जी, का जी, संकट जी। मोचन इस समय कौन बन सकता है? भाई बिल्कुल, जैसे कि हम बात कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, मतलब सभी लोग कर रहे हैं, सामने दिख रहा है कि बॉलीवुड का सिनेमा जो है वो नहीं चल रहा है। जी, दर्शक जी। उसको लगातार खारिज कर रहे हैं। हाँ, आप चलिए कोरोना की लाइन खींच ली कि चलिए कोरोना के बाद से ऐसा हो रहा है। हालाँकि हाँ, पहले भी हो रहा था, मगर ये हाँ। झूठे आंकड़े दे-दे के उस चीज़ को ढक रहे थे। पर हुँ, कोरोना के बाद से तो एकदम साफ हो गया है। तो जब ये फिगर्स आ रहे हैं, दिख रहा है, इक्का-दुक्का फ़िल्म कोई चलती है, थोड़ा हुँ, इज़्ज़त बच जाती है। स्त्री 2 चल गई, थोड़ा बड़ा फिगर ले आई तो लगा हाँ, एक फ़िल्म चल गई है, इस तरह से। तो अब सवाल ये है कि एक तो आप माने पहले संकट में है, तो वो हाँ। मानते नहीं हैं, वो बोले नहीं, नहीं, नहीं ऐसा कोई संकट नहीं है। उन्होंने तर्क दिया है कि ये बॉलीवुड जो है, फ़िल्म इंडस्ट्री जो है क्रिएटिव लोगों की इंडस्ट्री है। तो क्रिएटिव लोगों के सामने जब भी कभी कोई अंडरलाइन, संकट आता है, समस्या हाँ, अंडरलाइन। मैं अंडरलाइन तो कर रहा हूँ जब भी क्रिएटिव लोगों को। हाँ, क्रिएटिव लोगों को, तो उनके सामने जब भी कोई संकट, मुसीबत आता है, तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। उन्होंने कहा कि एक चर्निंग चल रही है। ठीक है, ऊपर-नीचे तो हो रहा तो है, सब ज़बरदस्ती इधर-उधर हो चर्निंग रहा चल है। रही है ये। ये जो चर्निंग मैसेज इसका मतलब समझिए कि जैसे समुद्र मंथन हम एक उदाहरण ले लेते हैं, कि जैसे हुँ, समुद्र मंथन हुआ था, तो फिर उसमें से तो तमाम चीज़ें निकली थी, उसमें तो राहु है केतु ना? भी तो निकले थे। सब सब निकले थे, उसमें विष भी निकला था, उसमें लक्ष्मी भी निकली थी, उसमें तमाम चीज़ें हुँ, निकली थी। तो उनका कहना है कि बस जब ये मंथन हो जाएगा, तो इसमें हुँ, से बढ़िया-बढ़िया चीज़ें निकल आएगी। लेकिन हुँ, बात वही, सवाल वही है, जो अंडरलाइन आपने किया है ना, क्रिएटिव लोग, इनकी क्रिएटिविटी तो हम लगातार देख रहे हैं पिछले 25 साल से। हाँ, हाँ, हाँ। दर्शकों ने बेवकूफ बनना बंद कर दिया है, बात ये है अब। दरवाजे, खिड़कियाँ खुल चुके हैं मार्केट के भी, साधनों के भी और उनके दिमाग के भी। अब क्रिएटिविटी आपकी कौन-सी आ जाएगी अचानक नई एक दिन। तो ये बात उन्होंने कही, उनकी फ़िल्म आ रही है डिस्पैच और हुँ, उम्मीद करते हैं कि अच्छी होगी। हुँ, तो और देखिए अ, ओटीटी के दौर में मनोज वाजपेयी ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो हाँ, राय हाँ, नहीं। और मुझे हाँ, लगता है कि कहीं न कहीं जो फ़िल्मों ने जो उनको स्टारडम दिया था, ओटीटी ने उस स्टारडम का ग्राफ बहुत ऊपर उठा दिया है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। आज ज़्यादा बड़े स्टार हैं ओटीटी के आने के बाद में, बनिस्बत उसके कि जब वो फ़िल्मों में बस थे। यहाँ उनकी वेब सीरीज़ें चली है, ओटीटी हुँ, पर जो उनकी वो फ़िल्म रिलीज़ हुई थी हाँ, बंदा, हाँ, वो जो फ़िल्म थी, वो तो इतनी बड़ी हिट हुई, इतनी डिमांड हुई कि उसको भले ही सांकेतिक रूप से, मगर थिएटर में रिलीज़ किया गया। जी, तो जी। मनोज वाजपेयी को ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है, उनका ग्राफ बहुत ऊँचा हुआ है। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, हिम्मत नहीं हारना चाहिए और लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा अंदर झाँक के ईमानदारी से भी देखना चाहिए और बोलना चाहिए। देखिए, मैं यहीं से आपकी बात उठाऊँगा। आपने कहा कि बंदा जी, को रिलीज़ करना पड़ा, और बंदा को रिलीज़ जी, करने के पीछे जो मुझे लगता है, देखिए डेफ़िनिटली मनोज वाजपेयी की एक्टिंग उसमें बहुत बेमिसाल थी, और वो बहुत बेमिसाल हुँ, एक्टर हैं, हुँ, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो हैं। ठीक बात है, हाँ, लेकिन उस कहानी में ख़ास बात और थी कि वो हमारे देश से निकली कहानी थी, समाज से निकली हाँ, कहानी थी, हमारे बिल्कुल, देश के एक तबके ने जिस दर्द को झेला, उसकी कहानी थी। इसलिए उस फ़िल्म को ज़्यादा सराहा गया, पसंद किया गया, क्योंकि वो रेलेवेंट था। ठीक उसी तरह 12वीं फ़ेल जो हाल ही में हिट हुई, जो 6 महीने लगी रही बिल्कुल, फ़िल्म, उसके साथ भी ये बात है, और आज
आज मैं ये बात इसलिए भी करना चाहता हूं कि हमारे देश में हाल ही में ये जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, अतुल सुभाष वाला केस, मैं अपने दर्शकों से दो सवाल यहां पर पूछना चाहूंगा। पहला तो ये कि बेंगलुरु के अतुल सुभाष केस के बाद क्या देश में पुरुषों के लिए भी घरेलू हिंसा कानून में सुधार आना चाहिए? मेरा पहला सवाल है, हमारे दर्शक लिखकर बता सकते हैं। दूसरा सवाल है कि क्या इस तरह के विषयों पर फिल्म बननी चाहिए? क्योंकि देखिए, हम चाहे बॉलीवुड को कुछ भी कह लें या हम कितना भी मनोरंजन की दुनिया के बारे में कितने भी हम उनको क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन एक बात जरूर है कि टॉक ऑफ द टाउन किसी अगर टॉपिक को बनाना है तो उसके अराउंड अगर हम एक अच्छी कहानी क्रिएट करके फिल्म के रूप में, वेब सीरीज के रूप में, किसी शॉर्ट फिल्म के रूप में, टेलीफिल्म के रूप में जब लेकर आते हैं तो वो टॉक ऑफ द टाउन बनता है और लोग फिर उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। जैसे हम 12वीं फेल की बात कर रहे हैं, जैसे हम बंदा फिल्म की बात कर रहे हैं, वैसे ही हम इस केस के बारे में भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या लोग इस तरह की कहानियों को भी पर्दे पर देखना चाहेंगे। देखिए, जो हुआ है वो बेहद दुखद है और जिसके घर में हुआ है, ईश्वर कभी किसी के घर में ऐसी घटना दुर्घटना ना दे, लेकिन ये भी उतना ही कड़वा सच है कि ऐसे बहुत से पीड़ित पति हैं जो इस समय इस तरह के केसेस से परेशान हैं और न जाने कितने लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं। कई बार वो हाईलाइट नहीं होता, लेकिन ये मुद्दा क्योंकि हाईलाइट हुआ है, तो क्या हम ये बॉलीवुड से या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से, भले वो रीजनल फिल्म इंडस्ट्री हो, तेलुगु हो, तमिल हो, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, मराठी, जो भी है, क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह के मुद्दे पर एक फिल्म आए? क्योंकि ये इस समय मुद्दा काफी ज्वलंत बना हुआ है। और जैसे कि हम जिस लाइन पर अभी बात भी कर रहे हैं कि आज मनोज वाजपेयी को हमने बंदा में देखा और उनकी कहानी को इतना पसंद किया गया कि उसे थिएटर में रिलीज करना पड़ा, तो ये जनता ही थी जिसने उससे रिलेट किया। और आज इस मुद्दे पर भी हम इसीलिए बात कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों से चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि क्या आपको लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए। दूसरा, क्या आपको लगता है कि इस तरीके के सब्जेक्ट्स अब विषय बनने चाहिए? खासकर ये एक बॉलीवुड के लिए सजेशन भी है कि अगर आपको लगता है कि आप लोगों के बीच अपनी पकड़ को खो रहे हैं, तो इस तरह के सब्जेक्ट आपकी मदद कर सकते हैं लोगों के बीच अपनी पकड़ को वापस पाने में। आपको कंटेंट नहीं मिलता, आपको इनोवेशन नहीं मिलता, यहां एक रियल लाइफ स्टोरी है और ये रियल लाइफ स्टोरी जो है ये बहुतों की जिंदगी की कहानी हो सकती है। अतुल सुभाष की बहुत ही दुखद रूप में सामने आई, न जाने कितनों की सामने नहीं आती, तो एक बॉलीवुड के लिए भी एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है। रवि जी, आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? देखिए, हम क्योंकि बॉलीवुड की बात करते हैं, आपने भी बात की है, जी। मुझे तो कोई ट्वीट या कोई रिएक्शन जो है वो नजर नहीं आया बॉलीवुड की तरफ से इस मामले जी। में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये आप देखिए, इतनी बड़ी घटना है, हाँ, हाँ, हाँ। किसी ने रिएक्ट नहीं किया। कंगना रनौत का जरूर आया है, लेकिन वो जी। संसद सदस्य हैं और हाँ, संसद की परिसर में वो बात कर रही थी। उन्होंने जी। पूरी सिंपैथी जताई इस मामले में, हाँ, जो अतुल सुभाष हैं उनसे, उनके परिवार से। लेकिन आखिरी लाइन उन्होंने ऐसी कह दी कि मतलब मैंने हर उस पे कोई वीडियो की। हैरान रह गया। उन्होंने कहा आपने कि किया है इस पे वीडियो? हाँ। उन्होंने कहा कि 99% पुरुष ही जिम्मेदार होते हैं। तो मैंने तो उस वीडियो में पूछा है कि देखिए, जी। अगर एक फिल्म स्टार कंगना रनावत ये बात कहती तो ठीक है। वो तो नेहा धूपिया की भी हम स्टेटमेंट सुन रहे हैं, वो इट्स हर चॉइस कर रही हैं। लेकिन हमारे देश का लॉ मेकर अगर ये कह रहा है संसद में बैठकर कि हम जो है मानते हैं कि 99% पुरुष जिम्मेदार हैं, तो हम क्या ऐसे लॉ मेकर से कभी उम्मीद कर पाएंगे कि एक न्यूट्रल लॉ आएगा? ये तो बड़ी चिंता बढ़ा दी मेरी, और बहुत सारे लोगों की चिंता बढ़ गई होगी उस स्टेटमेंट को सुनकर कि हमारे देश के लॉ मेकर्स के दिमाग में पहले से एक बात बैठी हुई है। तो ये अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय है। देखिए, जब भी ये बात होगी कि किसी के दिमाग में कोई बात पहले से बैठी हुई है, और हाँ, लॉ मेकर खास तौर पे, तो आप तय मानिए कि जस्टिस तो कभी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि अतुल सुभाष का जो मामला है सिर्फ सोसाइटी का मामला नहीं है। हाँ, उस हाँ, आदमी ने जो वीडियो बनाया है, जो 24 पन्ने की चिट्ठी लिखी है, जी, उसने न्याय व्यवस्था और न्यायपालिका पर भी महत्वपूर्ण बातें कही है। और जी, वो जो जी, उसने कहा कि अगर मुझे न्याय न मिल सके तो मेरी हुँ, अस्थियों को न्यायालय के गटर में बहा देना, ये साधारण लाइनें नहीं है। ये जी, कहीं ना जी, कहीं बहुत गहरी तकलीफ, जो वास्तव में जिसका अनुभव किया है उस व्यक्ति ने, वही लिख सकता है। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, 2.5 किलो का हाथ जैसा। मतलब बिल्कुल नहीं, जी, मतलब जब उसने उस चीज को महसूस किया होगा तभी वो लाइन लिखी। और आप ये मान लेना कि नहीं, मतलब जिस तरह से हमारी सांसद महोदय ने जो टिप्पणी कर दी, इन्हें हाँ, 99% मामलों में, अव्वल तो उनकी शादी नहीं हुई है मैं कहूंगा।
हाँ हाँ हाँ, है ना, एग्जैक्टली। सबसे बड़ी तो बात तो वो ये है। अगर हाँ एक एक विवाह मतलब कहते हैं ना कि संस्था। जी। देखिए कितने सारे इसमें परतें हैं। आपने सही हम्म। कहा कि विवाह नहीं हुआ है, और अब वो फिल्म स्टार से एक कदम आगे बढ़ चुकी हैं, वो लॉ मेकर भी बन गई हैं। तो अ, एक महिला जिनकी शादी नहीं हुई है, लॉ मेकर वो बन चुकी हैं, और उनकी अपनी एक सोच है, वो सोच उन्होंने कैमरे के सामने रख दी। अच्छा, ये जो आंकड़ा उन्होंने दिया 99%, मतलब वो श्योर है, मतलब बिल्कुल। मतलब 1% ही उन्होंने छोड़ दिया, वरना शायद वो 100% बोल देती। वो शायद। तो ये ये जो बात है, ये बहुत ज्यादा एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि शायद उनको आंकड़े सही से पता नहीं है। खुद अतुल सुभाष ने भी उन आंकड़ों का जिक्र किया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े उन्होंने दिए हैं उसमें, और साफ तौर पर कहा है कि क्योंकि कोई कानून नहीं। अच्छा, एक और बात यहां पर आ जाती है, कंगना ने जो कहा, जब पुरुषों के लिए वो कानून है ही नहीं, तो उन्हें वो आंकड़े मिले कहां से? हम्म। एक बहुत बड़ा सवाल ठीक। है कि जी। पुरुषों के लिए तो वो कानून ही नहीं है, तो वो आंकड़ा आ कहां से रहा है? ये 99% का जो आंकड़ा आया है हमारे देश के लॉ मेकर्स के पास में, मेकर के पास में, नॉट मेकर्स, ये कहां से आया है? और इसको सपोर्ट करता हुआ उनके पास क्या डॉक्यूमेंट है? वो भी ऐसे मौके पर जबकि वो देख रही हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान इस तरीके से अपनी जिंदगी को खत्म कर लेता है। तो ये तो बहुत ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला मामला है। देखिए, पढ़े लिखे इंसान ही खत्म करते हैं। ऐसे मामले आप जितने उठाएंगे, जी जी यहां जी। मैं कह सकता हूं कि 99% वो होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। हम्म। क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं होते वो दूसरे तरीके से ट्रीट कर लेते हैं पूरे मामले को। जी, बिल्कुल सही कहा है आपने। ना, हाँ क्योंकि हाँ वो जिस पैट्रियार्की की बात सो कॉल्ड होती रहती है, तो हाँ। वहां तो ये समस्या ही नहीं है फिर तो। लेकिन जैसे ही आप पढ़ लिख जाते हैं, आपके हाँ, अंदर एक सेंसिटिविटी पैदा हो जाती है। आप लॉ से लेकर सोसाइटी से लेकर तमाम चीजों पर चिंतन करते हैं, डिस्कोर्स हुँ, करते हैं, हुँ, बराबरी की बातें करते हैं, तभी ये समस्या पैदा हो। जहां ये डिस्कोर्स नहीं पहुंचा है, वहां तो ये समस्या ही पैदा नहीं होती है, क्योंकि वहां तो सोच ऐसी है कि मतलब रूह कांप जाती, फिर मतलब जो ये बातें करते हैं उनकी भी अगर ये वहां चले जाए। ये समाज, जो हमारा देश और समाज है, ये बहुत सारी लेयर्स में है। आप एक बिल्कुल। स्टेटमेंट में इसको कभी भी किसी भी मामले में डिफाइन नहीं कर सकते कि 99% ऐसे ही होते हैं। मतलब ये अच्छा, हास्यास्पद हमारा है। देश इतनी विविधताओं वाला देश है कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में रहने वाली जनता, और हाँ, टियर 2, टियर 3 में रहने वाली जनता, कस्बों में रहने वाली जनता, गाँव में बिल्कुल। रहने वाली जनता, एक 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 विशिष्ट वर्ग से आने वाली जनता। और यहाँ पे मैं जब विशिष्ट वर्ग की बात कर रहा हूं, तो मैं सामाजिक और आर्थिक आधार दोनों के बारे में बात कर रहा हूं। क्या हम सबको एक ही सिरे से नाप सकते हैं कि अगर टियर 4, टियर 3 टाउन में हम कुछ देख रहे हैं, क्या वो मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता में हो रहा होगा? तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं। इसको इतना जनरलाइज कर देना, हमारे संसद भवन के परिसर में खड़े होकर सबसे ज्यादा सीटों वाली सत्तारूढ़ पार्टी की सांसद, जो पहली बार सांसद बनी है, वो इतनी बड़ी बात बोल देती हैं, स्टेटमेंट बोल देती हैं, तो ये बहुत से लोगों को तो एक चिंता का विषय दे गया है। और नहीं, एक चीज और है कि हमारी हम्म। फिल्म इंडस्ट्री से इस पर कोई आवाज नहीं आती है। नहीं और आई है, ऐसा नहीं एग्जैक्टली। कि यहाँ ऐसे पीड़ित लोग नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहां यहाँ हम भी दो पीड़ित हैं। यहां हम दो बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छा जी पॉइंट आपने उठाया। जी हम जी। हाँ। इस पॉइंट तक पहुंचे थे इस रास्ते से, जब हमने ये कहा कि क्या बॉलीवुड के ऊपर कोई संकट है। फिर मनोज वाजपेयी का स्टेटमेंट कि हाँ, क्रिएटिव लोग हैं, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। फिर बात हुई मनोज वाजपेयी की फिल्म की, जिसे लोकप्रियता के बाद थिएटर में रिलीज करना पड़ा। फिर हम इस मुद्दे पर पहुंचे कि ये मुद्दा बहुत ज्वलंत मुद्दा है। हमारा बॉलीवुड कहता है कि हमारे पास कंटेंट इनोवेटिव नहीं आता, तो ये सबसे बड़ा कंटेंट है जिससे लोग रिलेट करेंगे। न जाने कितनी आवाजें दबकर रह जाती हैं। हो सकता है बॉलीवुड कोई ऐसी फिल्म बनाए जिसकी वजह से समाज में इतना बड़ा बदलाव आए कि जो कानून पुरुषों के लिए है ही नहीं, वो बने। अब यहां से हम दूसरी तरफ जा रहे हैं कि फिल्म बनाना तो दूर, इस बड़े ज्वलंत विषय पर एक ट्वीट, एक सोशल मीडिया पर कोई मैसेज तक नहीं आया है।
जबकि आपने साथ में ये बात बहुत सही कही रवि जी की बहुत से पीड़ित तो बॉलीवुड के अंदर ही मौजूद हैं। तो ये तमाम है भाई। चीजें हैं जो बता रही हैं कि बॉलीवुड कितना आम लोगों से कट रहा है। देखिए, हमने हमेशा इस बात पर बात की है कि आम लोगों से कट गया है बॉलीवुड। हमारी फिल्में नहीं चल रही बॉलीवुड की क्योंकि आप एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर आते हैं जिससे लोग रिलेट नहीं करते। यहाँ हमने स्क्रीन पर एक ऐसा विषय लिखा है जिससे लोग रिलेट भी करेंगे, मे बी वो नीड ऑफ द आवर है, लेकिन आप उस सब्जेक्ट तक नहीं पहुंचते। सब्जेक्ट तक पहुंचना तो दूर, आप उस खबर पर रिएक्ट नहीं करते, कोई बात नहीं करते, तो कैसे लोग कनेक्शन फील करेंगे? नहीं, हो ही नहीं सकता ना। देखिए, ये तो सामने-सामने का उदाहरण हम दे रहे हैं और हम्म। बिल्कुल ठीक बात है। क्या ये किसी कहानी का विषय नहीं हो सकता है? मतलब हाँ। एक फ़िल्म जैसे याद आती, ऐतराज़, जो सुभाष घई जी। साहब ने बनाई, जी। जी। जिसमें कहीं न कहीं मतलब ये है कि मुझे एकदम ठीक-ठीक याद नहीं आ रहा है, हम्म। लेकिन अक्षय कुमार पर प्रियंका चोपड़ा का जो कैरेक्टर था, वो जिस हम्म। तरह से आरोप लगाता है, फिर केस में जाता है, फिर केस में हाँ। साबित होता है कि ये गलत है। हाँ। ऐसी बहुत कम फ़िल्में हैं। एक और फ़िल्म आई थी जिसमें शायद ऋचा चड्ढा थी और मैं भूल रहा हूँ उस फ़िल्म का ज़िक्र, कोई हम्म। ऋचा चड्ढा और सेक्शन हाँ वो ये अक्षय खन्ना। सेक्शन अ, अक्षय खन्ना, हाँ, बिल्कुल। हाँ। हाँ, मैं तो समझ गया मतलब फिल्म समझ गया। हाँ। हाँ, लेकिन ये क्या है ना, इनको कहानी की तरह लि और ये सोसाइटी के केस है, वो हवा में नहीं आए वो। लेकिन हाँ। बात है कि इस बारे में किसने बात की, बनाया, और ये हम्म। दोनों फ़िल्में कामयाब हैं, आप देखिए। जी। जी। ऐतराज़ जी। तो वीर ज़ारा के सामने रिलीज़ हुई थी, हाँ। शाहरुख हाँ। हाँ। खान की फ़िल्म के हाँ। सामने, हाँ। हाँ। यश चोपड़ा की फ़िल्म थी। ये जी। उससे बेहतरीन फ़िल्म थी। बॉक्स हम्म। ऑफिस में मत जाइए। हाँ। इसी तरह से ये जो फ़िल्म याद नहीं आ रही ऋचा चड्ढा की, इसको खूब देखा लोगों ने, खूब बातें हुई इस पर। ये हाँ। सब्जेक्ट है, लेकिन बात वही है कि बॉलीवुड कैसे देखता है। देखिए, इस हाँ। समाज में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, सेक्शन सारी बातें हो 375। रही है। सेक्शन हाँ, 375। सेक्शन 375, हाँ। जी। 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 तो लेकिन कई बार आपको ये लगता है ना कि बहुत सारी चीज़ें एक तरफ़ा हो रही हैं। ये हम्म। जो बात है ना कि एक जो ये थॉट है कि अच्छा, सदियों से किसी पे अगर कोई अन्याय होता आया है, तो अब हम्म। उसको न्याय देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन हम्म। अगर वो भी कहीं अन्याय करता है, तो उस पर भी बात होना चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है ना, क्योंकि उसको न्याय देने की आवाज़ें इतनी सारी है कि अगर कोई उस तरफ उँगली उठा दे कि देखिए ये मामला गड़बड़ है इसमें, तो लोग डर जाते हैं कि अरे ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो सारे हम पे चढ़ जाएँगे। आज से कुछ साल पहले तक आपको याद होगा रवि जी, एक ज़माना वो भी हम लोगों ने देखा है, मैं ज़्यादा पुरानी नहीं 10, 12, 15 साल पुरानी जी, बात कर रहा हूँ, अर्ली 2000 के बाद की, कि जैसे ही अखबार में कोई बड़ा केस आता था, क्योंकि हमारे देश में क्राइम तो होता रहता है, तो तुरंत बिल्कुल। कुछ अनाउंसमेंट आ जाती थी कि फलां जो है प्रोड्यूसर वो इस पे फ़िल्म बनाएँगे। ये एक हाँ। ऐसा दौर भी रहा है, खासकर जी, रामगोपाल जी। वर्मा जिन दिनों फ़िल्में बनाया करते थे, उस दौर की बात है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम क्या बॉलीवुड में किसी को नहीं देख पा रहे हैं जो देश में इतना बड़ा मुद्दा उठा हुआ है इस समय, जिसको लेकर बातें हो रही हैं, हर कोई हैरान है, परेशान है और लोग इस बात को काफ़ी मुस्तैदी से रख रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो काफ़ी इसको लिखा जा रहा है, बात हो रही है कि कोई फ़िल्म डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ये कहे कि हाँ, अतुल सुभाष जैसा जो केस हुआ है, क्योंकि ये बात भी उतनी ही सच है कि अतुल सुभाष जैसा केस ये पहला नहीं है। हाँ, जिस तरह से ये सामने आया है वो ज़रूर पहली बार इतना सोशल मीडिया में मामला उछला है, लेकिन इस तरह के किस्से पहले भी हुए हैं, दुखद है, नहीं होने चाहिए। तो क्या किसी बॉलीवुड फ़िल्म डायरेक्टर की नज़र इस पर नहीं पड़ रही है? या इसको लेकर उनकी हिम्मत नहीं है? या अभी इन्होंने इस हद तक आम जनता से कट गए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये एक ऐसा टॉपिक हो सकता है जिस पर वो बात करें? जो चीज़ आप कह रहे हैं ना, एक डॉक्यूमेंट्री मैंने अभी मुझे याद आई तो मैंने देखी, इस पे जी। यूट्यूब पर है, हुँ। मार्टायर्स ऑफ मैरिज, ये पूरी जी हाँ, डॉक्यूमेंट्री है, मिसयूज ये ऑफ आईपीसी हाँ, 498 ए, हाँ। दीपिका नारायण भारद्वाज। मेरी मित्र हैं वो, मैं उनको इंटरव्यू कर चुका जी, हूँ, बहुत जी। अच्छा काम कर रही हैं हाँ, और मैं उनको बिल्कुल। बिल्कुल हमेशा धन्यवाद देता हूँ और मैं उनके हाँ, ट्वीट्स भी रीट्वीट करता हूँ। वो काफ़ी मुस्तैदी से लगी हुई हैं, गुड़गाँव बेस्ड हैं। बिल्कुल। हाल ही में हाँ, मेरा मिलना भी हुआ था। इनफैक्ट हाँ। वो 2 डॉक्यूमेंटरीज़ बना चुकी हैं जी। और एक महिला होने के नाते वो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। तो ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है जो इस पर काम करें, बात करें। मुझे याद है दीपिका की जो डॉक्यूमेंट्री है वो कुछ समय तक नेटफ्लिक्स पर रही थी। अब शायद वो 2 उनके साल यूट्यूब चैनल रही पर है। लो जी, अब उपलब्ध नहीं है। है। हाँ, हाँ, जी, बिल्कुल। जी, तो ये अभी यूट्यूब पर अवेलेबल है, जो दर्शक हमें जी, देख रहे हैं और अगर वो जी, देखना चाहते हैं, तो हाँ, मार्टायर्स ऑफ मैरिज ये डॉक्यूमेंट्री है,
दीपिका नारायण भारद्वाज की, यूट्यूब पर अवेलेबल है। और ये जी। पूरी डॉक्यूमेंट्री, मतलब फुल डॉक्यूमेंट्री जो है वहां पर है। तो जी। मैंने ये डॉक्यूमेंट्री देखी थी कुछ साल हुँ। पहले, और हुँ, ये हुँ, बहुत हुँ। अच्छा। और इसके बाद जिस एक और डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं वो भी मैंने देखी है। तो हुँ, इनका, हुँ। इन्होंने जो किया है बहुत रिसर्च बेस्ड, और 1-2 दिन में बनाई डॉक्यूमेंट्री नहीं है ये। हुँ। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मिलकर रिसर्च करके डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, और इसको देखा जाना चाहिए। उसमें बहुत बिल्कुल। जेन्युइन प्रॉब्लम्स उन्होंने उठाई है। मतलब जो काम फ़िल्म वालों को करना चाहिए था कि सोसाइटी में जो-जो चीज़ें हैं, आप टॉयलेट की समस्या है तो उस पे फ़िल्म बना सकते हैं, जी। आप पैडमैन वाली फ़िल्म बना सकते हैं, हुँ, आप हुँ, हुँ। अंडरवियर पे सिनेमा बना सकते हैं, आप सब कर सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन आप ये जो इंसान की जो समस्या, मतलब समस्या का मतलब तो नरक है, बिल्कुल, जिस बिल्कुल। नरक ऐसी से वो ऐसी आदमी व्यथा जो है जहाँ जिसमें से सरकार गुज़रा भी है, ध्यान नहीं दे रही हाँ, है। देखिए, हमेशा जिसमें कहा गया कि बिल्कुल, साहित्य है या सिनेमा है, ये हमेशा समाज का आईना है और समाज को आईना दिखाने का काम भी करते हैं। तो बिल्कुल। ऐसे में मुझे लगता है कि जो सिनेमा का एक धर्म है समाज को आईना दिखाने वाला, कितनी हमने अलग-अलग सामाजिक कुरीतियों पर फ़िल्में बनती हुई देखी हैं। और ये कहते हैं ना, नीड ऑफ द आवर इस समय बॉलीवुड के लिए भी है, क्योंकि बॉलीवुड जिसको जनता पूरी तरह नकार रही है, ये सही मौका है ऐसे विषयों को उठाने का। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो आप लोगों से अपना कनेक्ट बना पाएँगे, दूसरा आपकी इमेज भी सुधरेगी कि आपने आम आदमी के बारे में जो बात करना छोड़ दिया है, आपका हीरो जो हेलीकॉप्टर से उतरने लगा है, जो एनआरआई हीरो है आपका, जिसको आपको बदलना चाहिए, उस देसी हीरो को देखने लोग तेलुगु स्टार की फ़िल्म देखने जा रहे हैं, पुष्पा 2, क्योंकि उनको अपने जैसा लुंगी पहनने वाला, अपने जैसा फटी-टूटी चप्पल पहनने वाला हीरो चाहिए था, तो वो पुष्पा 2 देखने गए या पुष्पा को देखने गए। सो कुल मिलाकर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जो इस समय नीड ऑफ द आवर हैं, ज़रूरी हैं और वो साधी जा सकती हैं। बॉलीवुड को एक रेलेवेंट सब्जेक्ट मिल जाएगा, लोगों को अपनी बात सामने लाने का मौका मिल जाएगा, बॉलीवुड को अपनी इमेज सुधारने का मौका भी मिलेगा और हो सकता है कि वो इतने प्रभावपूर्ण ढंग से उस फ़िल्म को बनाएँ, जिससे कि देश में जिस तरह के न्यायिक और कानूनी सुधारों की ज़रूरत है, तो हो सकता है वो एक माध्यम बन जाए। फिर बॉलीवुड के लिए वो एक तमगा होगा कि हाँ, एक बिल्कुल। ऐसा सिनेमा आया जिसने देश में कानून को बदला या कानून में वो सुधार लेकर आया, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा विदेशों में हुआ है, जी, सिनेमा जब आया है, आवाज़ उठी है, तो जी। चीज़ें बदली हैं। हालाँकि हमारे यहाँ तो पल्ला झाड़ लेते हैं, मतलब कि अरे सिनेमा चेंज का मीडियम थोड़ी है। हम भी हाँ, मानते हैं कि प्राइमरी हाँ, उसका हाँ। जो काम है वो हुँ, एंटरटेन करना है, लेकिन उसी बीच भी तो आपका ये भी काम है ना। आप बिल्कुल। सिर्फ़ नोट छाप के अपने घर में भर लेंगे, यही काम थोड़ी है। आप सिर्फ़ हेलीकॉप्टर में घूमेंगे और हवाई एक जहाज़ में घूमेंगे, यही काम थोड़ी है एक आपका। एक सामाजिक ज़िम्मेदारी भी तो है। बिल्कुल। सिनेमा की सामाजिक ज़िम्मेदारी होती है। और जब आप किसी प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी सबके विरोध में हैं। हुँ, आपको ऑब्जेक्टिवली सोसाइटी को देखना पड़ेगा। आप कहें कि नहीं-नहीं धान के साथ तो घुन भी पिस जाता है, तो फिर तो हुँ, बहुत कुछ पिस जाना चाहिए। आपकी सोसाइटी में रूल्स क्यों हैं? क्यों आपकी सोसाइटी जो है वो तरक्की करती है कि आप बहुत ऑब्जेक्टिवली सोचते हैं, रैशनली सोचते हैं, सही को सही और गलत को गलत बताते हैं। आपको बताना पड़ेगा भाई। नहीं जी, बताएँगे तो फिर धीरे-धीरे फिर चीज़ें जो है फिर अंत में वही जंगल राज वाली स्थितियाँ आती हैं। जी, जी। वो ऐसे ही होता है ना भाई, कानून का जब लोगों को डर नहीं रहता है, तभी तो वो हालात बनते हैं कि लोग जो है फिर मन का करने लगते हैं और तमाम कायदों की धज्जियाँ उड़ाने लगते हैं। तो और फिर आप कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर होना चाहिए, तो आपको उसके उदाहरण भी तो पेश करना पड़ेंगे ना। देखिए, रवि जी, एक ज़िम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर भी है, इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमारी जो परिचर्चा है, वो काफ़ी सुनी और देखी जाती है। इसके प्रमाण हमें समय-समय पर मिलते रहे हैं जी, और ये एक हम इसीलिए इस परिचर्चा के माध्यम से बॉलीवुड के सामने ये बात रखने जा रहे हैं कि यहाँ ना सिर्फ़ हम आपको एक कंटेंट सजेशन दे रहे हैं, बल्कि आपको आपकी ज़िम्मेदारी का एहसास भी करा रहे हैं। आपको ये भी एहसास करा रहे हैं कि आपके पास अभी भी सुधार का एक ऐसा मौका है कि इसको अगर आप पकड़ते हैं, तो कहीं न कहीं आप एक इंडस्ट्री के तौर पर सुधर सकते हैं, एक पब्लिक कनेक्ट के तौर पर वापस आ सकते हैं और हो सकता है कि हमारी इस परिचर्चा को अगर कोई गौर से सुन रहा हो फ़िल्म मेकर, तो उसको बात ये क्लिक कर जाए कि हाँ, ये एक मुद्दा हो सकता है जिस पर बात की जाए। क्योंकि अल्टीमेटली बॉलीवुड को भी लोगों से कनेक्ट चाहिए। लोग जो किसी दर्द में हैं, किसी तकलीफ़ में हैं, वो अगर उसको लेकर सिनेमा बनाते हैं, तो कहीं न कहीं ये दोनों उनके जो मकसद हैं, वो
पूरे हो सकते हैं। लोगों से कनेक्ट बनाने का भी, समाज को आईना दिखाने का भी, और एक जो एक बॉलीवुड की पकड़ ढीली हो रही है तो उसको भी वापस अच्छे से लोगों के बीच लाने का। बिल्कुल ठीक बात है। सोचना चाहिए और दरअसल वही है ना कि वो कुल मिला के जुहू, बांद्रा, अंधेरी से बाहर निकलना नहीं है और यहाँ से तो निकलना मैं है आपको तो बताऊँ, सीधे जुहू, दुबई, बांद्रा, अंधेरी लंदन, में भी न्यूयॉर्क ऐसे जाना कई केसेज़ हैं। है। ऐसा नहीं है कि हाँ, ये ये केसेज़ बात जो भी हैं सही बेंगलुरु है। में और यहाँ-वहाँ हैं। असल तो में मैं तो क्या हुआ है कह कि अब हर हाँ, तरह की जनता हर तरफ है। और सही है। आपको अगर भई आप यही देखिए ना कि आज साउथ का सिनेमा क्यों चल रहा है? क्योंकि उन्होंने आम आदमी से कनेक्ट बैठा लिया है। बिल्कुल, सही है। तो ये है नीड ऑफ द आवर। मुझे लगता है कि बॉलीवुड का अगला बॉस वही बन सकता है जो लोगों से कनेक्ट बैठा लेगा। अभी फिलहाल अल्लू अर्जुन बिल्कुल ने ठीक, बैठा लिया है, तो वो हैं, बिल्कुल। दिख रहे हैं, लेकिन अगर कोई उनको रिप्लेस करना चाहता है, तो उसी लेवल का कनेक्ट करना होगा। सिर्फ कनेक्ट नहीं, ऑब्वियसली उसमें प्रेज़ेंटेशन, स्टोरी क्या है, किस तरीके से आप प्रेज़ेंट करते हैं अपने पूरे सब्जेक्ट को और बाँध कर रखते हैं, पूरी की पूरी जर्नी आप कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए अल्लू अर्जुन की एक बात अच्छी है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जी। यहाँ आ गया हूँ तो मैं ही मैं रहना चाहता हूँ, मेरे हाँ, बाद हाँ, कोई आएगा नहीं, हाँ, मेरे हाँ। बाद कोई होगा नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा जी, मैं तो चाहता हूँ ठीक है महीने 2 महीने में एन्जॉय कर लूँगा 3 महीने, मैं तो हाँ। चाहता हूँ कि दूसरा आ जाए। ये स्पिरिट होना चाहिए, ये यही स्पिरिट स्पोर्ट्समैन आपके स्पिरिट है ना, ये यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपके है। जी। आर्ट को, आपके सिनेमा को, आपकी पर्सनैलिटी को आगे बढ़ाएगी, यही चीज़ आपको दर्शकों से कनेक्ट करेगी। लेकिन जब जी। आपके मन में है कि नहीं मैं तो 25 और 50 साल यहीं जमा रहूँगा, फिर मेरे बच्चे भी जमे रहेंगे, देखना ही पड़ेगा, हम तो आते ही रहेंगे, तो कैसे चलेगा? फिर आप उतर ही जाते हैं। वो पब्लिक है, वो चढ़ाना भी जानती है और फिर वो उतारना भी जानती है। उतारना भी जानती है। वाक़ई ये मतलब अगर जी। इतने सारे हम जो पूरा हाँ। घुट्टी पिलाते हैं बॉलीवुड वालों को, अगर ये घुट्टी वो पीना शुरू कर दें, देन हुँ। आई थिंक हमको चार्ज करना शुरू कर देना चाहिए रवि जी, क्या बोलते हैं? हम बहुत सारी घुट्टियाँ पिला रहे बिल्कुल, हैं, मुफ्त में बिल्कुल, बना-बना के। बिल्कुल करना चाहिए। अ, देखिए आँखें मुझे तो बहुत डाउट है कि ये लोग समझेंगे आपको बताऊँ। जितना हम लोगों ने इनको 2 हुँ, ढाई दशक में देखा है, समझा हाँ, है, बहुत हाँ। करीब से और हुँ, इनको और इनके आस-पास जो एटमॉस्फियर होता हुँ, है, जैसे लोग होते हैं, हुँ, ये वो सुधरने वाली नस्ल नहीं लगती है जिसे हम कहते हैं ना, तो ये हुँ, उसी टाइप का मामला है। अ, हुँ, सुधर जाएँ, बहुत अच्छी बात है, जैसा मनोज वाजपेयी साहब कह रहे हैं कि नहीं हाँ, क्रिएटिव लोग हैं, क्रिएटिव लोग रास्ता निकाल लेते हैं। अब कितने हाँ, क्रिएटिव हैं वो तो हम भी देख रहे हैं इतने सालों से और कितने हाँ, रास्ते इन्होंने निकाले हैं वो भी हमें पता है। हाँ, तो हाँ, ठीक है बदल जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। एक तरीके से हम तो फ्री में रोज़ जो है सजेशन देने बैठ जाते हैं। लेकिन हमारे दर्शक हमें देखते हैं, पसंद करते हैं और जी। वो खुद भी इस मामले में आगे बढ़कर कई बार आपको लगता है, एक तो हमारी बातों को एंडोर्स भी करते हैं और कई बार खुद भी जो है नए सजेशंस लेके आते हैं हमारे यहाँ पर। तो बॉलीवुड वालों को इस पे देखना चाहिए चीज़ें। मुझे लगता है हम उस खबर पर भी चर्चा करें जब हमारा आपकी बात हो रही थी तो आपने कहा कि जिस तरह से मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री में पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी। असल में वो रिपोर्ट हाँ, पुरानी जी, थी जी, लेकिन जी। सार्वजनिक बहुत सालों के बाद हुई और जिससे हाँ, पता हाँ, चला हाँ। कि भई कितना वहाँ पे कास्टिंग काउच होता है और बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। फिर उसको लेकर एक माँग ये उठी कि भई जी। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें ऐसा हो, बॉलीवुड का भी नाम आया। और उसके बाद अब हाई कोर्ट का ये आया है कि अगर कोई शिकायत आएगी तभी हम इस पर काम करेंगे। अगर शिकायत नहीं है तो फिर किस आधार पर जाँच की जाए। मुझे लगता है बॉलीवुड के लिए राहत की बात है। इस पर आप अपना क्या तर्क रखते हैं? देखिए यही मेरी वही बात कि हमको थोड़ा लॉजिकल ढंग से सोचना चाहिए, हुँ, हुँ, है हुँ, ना? हुँ, हुँ। थोड़ा-सा ऑब्जेक्टिव होकर सोचना चाहिए। कोर्ट भी चाहता तो कह सकता था कि हाँ भाई एक रिपोर्ट आई है, यहाँ पे ऐसा है बाकी जगह भी ऐसे ही होगा, 99% ऐसे ही होगा, बिठाओ भाई जाँच, कोर्ट बोल हाँ, सकता था। पर वो रीज़न के साथ चल रहा है, वो लॉजिक के साथ चल रहा है। हाँ, पीआईएल दाखिल हुई कि भाई यहाँ देखो ऐसा-ऐसा निकल के सामने आया है, बाकी हाँ, इंडस्ट्रीज़ में भी ऐसा होना चाहिए। पीआईएल ने कहा कि भई राष्ट्रीय महिला आयोग से कहा जाए कि वो इंडस्ट्री में खास तौर पे हिंदी की तरफ इशारा है कि वो जाए वहाँ पर और महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, यौन शोषण होता है उसके अलावा ह्यूमन राइट्स के मामले हैं, इन सारी चीज़ों की जाँच होना चाहिए। ये इमोशनल है पीआईएल एक तरीके से इसको आप कहें। है ना? हाँ। कि एक जी, आम धारणा या
लेकिन कोर्ट आम धारणा से नहीं चलेगा, न्याय वैसे नहीं होगा। कोर्ट ने सुना उसको, दिल्ली हाई कोर्ट ने, और उन्होंने क्या कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप घूम-घूम के कहीं जाएँ और फिशिंग करें, इस इधर गए उसको पकड़ा, उधर गए। ऐसा उन्होंने कहा कि इसका एक प्रॉपर तरीका है। या तो कोई शिकायत आए आपके पास, उन्होंने कहा कि ये अनुमानों पर आधारित है, ये फैक्ट्स पर आधारित नहीं है। तो ये एक तो प्रॉपर ठीक या ऐसा हो तो गया कि हम जानते हाँ, हैं कि देश भर के शहरों में चोरियां हो रही होंगी और हम हर घर में हाँ, जाकर पूछें कि क्या आपके यहाँ चोरी हुई है? बिल्कुल, 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 हाँ। तो कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट नहीं है, कोई आप डेटा आपने उसमें नहीं दिया है, कि देखिए ये फिगर्स हैं, ये हाँ। ऐसा ऐसा कह रहे हैं। तो कोई डाटा नहीं है, कोई आपके पास में स्पेसिफिक कंप्लेंट नहीं है। एक जनरल थॉट को आपने समराइज़ कर दिया और एक आप पहुँच गए कि भाई ऐसा-ऐसा कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये हुँ। बहुत अच्छी बात है। हालाँकि हम अगर उसको जनरल वे में देखें तो चलिए बहुत सारे लोगों के लिए राहत की बात होगी। लेकिन मलयालम इंडस्ट्री में जो हुआ वो शिकायतों के बाद हुआ। बिल्कुल, शिकायतें बिल्कुल। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं होती है या हुँ, किसी हुँ। और इंडस्ट्री में नहीं होती। लेकिन हाँ। बात वही है, कोर्ट तक अगर मामला जाए, इस तरह की जाँच हो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक जगह पर इकट्ठा हों, फिर उसको लेके कोई आगे बढ़े, तब तो बात हो सकती है। लेकिन अब आप देखिए बॉलीवुड में मी टू भी हुआ। हुँ। तो उसमें कितने मामले कोर्ट तक पहुँचे, कितने मामलों में जिन्होंने आरोप लगाए वो खड़े रह सके। वो सबके बहुत सारे अलग-अलग मतलब लॉजिक हैं, उसको बहुत तरह से देखा जाने का मतलब कोई कहेगा ऐसा, कोई हम उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं उसके टेक्निकल उसमें, क्योंकि बहुत सारे पुराने केस हो जाते हैं तो लोग कहते हैं, "अरे! इतने साल बाद क्यों?" तो कोई कहता है, "इतने साल बाद क्यों नहीं?" उस समय तो भाई हम कद नहीं था, ताकत नहीं थी, पर आज ताकत आ गई है, आज कद वो बहुत सारा द लेकिन बात वही है कि जब तक ये सारी चीज़ें इकट्ठा नहीं होती, इसको प्रॉपर डेटा इसका नहीं हो सकता, कोई ऑफ़िशियली कंप्लेंट नहीं करता है, तब तक जो है इस तरह से चीज़ें थोड़ा-सा कोर्ट ने जैसा कहा कि ये मुश्किल है और अगर वास्तव में ऐसा है, हुँ। तो लोगों को सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा नहीं होता है, हाँ। बिल्कुल है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग सामने आए, लेकिन वही है कि जो न्यायालय का रास्ता है, वो एक तय कहना चाहिए कि उसके कहना चाहिए कि तय दिशा निर्धारित है उसमें, आपको उसी रास्ते से जाना पड़ेगा। और बात वहीं घूम फिर कर आ जाती है कि जेंडर इक्वालिटी की बात तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जब हम हमारा देश का कानून लैंगिक समानता की बात करता है, तो संविधान के तहत बनाया गया जो न्याय प्रणाली है, वहाँ लैंगिक समानता क्यों नहीं है? इस पर तो बात होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात होना ऐसा है चाहिए, कि बहस होना चाहिए। ये ठीक ऐसा है कि एक किसी महिला का बटुआ चोरी होता है और वो पुलिस स्टेशन पहुँचती है, तो उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी कि उसका बटुआ चोरी हो गया। लेकिन अगर पुरुष पहुँचे और कहे कि मेरा बटुआ चोरी हो गया, तो कहेंगे नहीं आपका तो चोरी नहीं हो सकता, आप तो पुरुष हैं। तो बटुआ तो किसी का भी चोरी हो सकता है। तो इसलिए लैंगिक समानता की बात होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ शायद ये भी हो सकता है कि महिला की शिकायत के साथ ये लिखा जाए, एक हाँ, पुरुष ने चोरी किया है, किसी हाँ, महिला पुरुष ने चोरी हाँ, नहीं की। एग्ज़ैक्टली हाँ, हाँ, मतलब हाँ। बाँटने वाले तो इस तरह से बाँट जी, रहे जी, हैं। जी, 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 तो जी। न्याय की नज़र में तो सब बराबर हैं, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। लेकिन हाँ, वही बात है कि हम ये नहीं मतलब ऐसे हादसे हुँ, जो है रोज़ नहीं होते, हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि रहे नहीं हैं। हो रहे हैं। लेकिन उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनकी तरफ देखा नहीं जाता है। क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ी संख्या में दूसरे तरह के हादसे हो रहे हैं, दूसरी तरफ हाँ, हो रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप इनको इग्नोर कर दें। भाई न्याय की नज़र में तो अपराधी बराबर है ना, फिर उसका जेंडर से क्या लेना-देना? बिल्कुल। तो तो जब इसको आपको मानवीय ढंग से यहाँ ह्यूमन राइट्स ये मानवीय ढंग से देखना पड़ेगा। बिल्कुल, भई बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तक्लीफ तो किसी भी पक्ष को हो सकती है। बटुआ किसी का भी चोरी हो सकता है, आप ये नहीं कह सकते बिल्कुल। कि हम सिर्फ़ महिलाओं की कंप्लेंट लिखेंगे, पुरुष की नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी के हाँ, साथ भी कुछ भी हो सकता है और मुझे लगता है कि बॉलीवुड के लिए भी हमारा सजेशन ये है कि जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, जो इस समय की समस्याएँ हैं, उनको अगर पकड़ कर चलेंगे, तो हो सकता है कि एक कनेक्ट फिर से बन जाए और एक तरह से बॉलीवुड को भी सुधरने का और उभरने का मौका मिले। देखिए क्या होता है ना, मुझे लगता नहीं कि बॉलीवुड वाले पढ़ते हैं, मैं बार-बार उस मुद्दे पे आ जाता हूँ। जी। चीज़ें यहीं से निकलती क्योंकि फिर आपने रिलेवेंट होने की बात की। हाँ। जैसे मुझे याद आ रहा है शायद मनमोहन देसाई साहब की फ़िल्म थी अमर अकबर एंथोनी, जी। शायद उन्हीं की थी, है ना? जी, हाँ। उन्हीं की थी। हाँ, हाँ। तो कहानी वही उसमें जब पुरानी चीज़ें पढ़ी तो यही होता कि एक अखबार में उन्होंने एक घटना पढ़ी थी, हुँ। कि भाई एक आदमी आया और एक उसके
3 बच्चे वो नीचे छोड़ गया, वापस आया तो फिर उसको वो बच्चे नहीं मिले। ऐसी कोई खबर छपी थी अखबार में। जी, जी, उन्होंने वो जी। खबर पढ़ी और उसके बाद में उस आइडिया को डेवलप किया। हुँ। तो वो खबर तो वहीं से आई ना। बहुत सारी कहानियाँ लोग लिखते हैं, इस समाज में जो चीज़ें होती हैं, खबरें जो होती, उनको लेके डेवलप करते हैं। ऐसी फ़िल्में भी बहुत सारी बनी होंगी, मुझे सिर्फ़ देखिए एक उदाहरण याद आया। खबरें पढ़ने का मतलब क्या है? हम अखबार पढ़ने को कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, अखबार पढ़ने का मतलब ये है कि मैं जिस समाज में रहता हूँ, वहाँ हो रही घटनाओं से मैं अ, अवगत हूँ, कनेक्ट करता हूँ, उसके रेलेवेंस को समझता हूँ और उसी समाज में सच में जी रहा हूँ। अगर बिल्कुल, मैं कहूँ कि मुझे नहीं पता मुंबई में क्या हुआ, मुझे नहीं पता कि भारत में क्या हुआ, तो क्या मैं वाक़ई एक पूर्ण रूप से जी रहा हूँ इस देश में, शहर में? आज हम सूचना युग में जी रहे हैं, दुनिया भर की सूचनाएँ हमारे पास हैं, यूक्रेन में क्या हुआ, रशिया में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, हमें सब पता है। पता होना चाहिए, हम इस दुनिया में रहते हैं। बिल्कुल। अपने आस-पास का भी पता और हमारे आस-पास जो चीज़ें घट रही हैं, उनके बारे में भी अंदाज़ा और एक फ़िल्म मेकर अगेन जो हम बात कह रहे थे कि साहित्य और सिनेमा समाज का आईना है और समाज को आईना दिखाने का भी काम करता है। तो आप समाज का आईना कैसे बनेंगे और समाज को आईना दिखाएँगे कैसे जब आप इस बात से ही कनेक्टेड नहीं होंगे कि देश में घट क्या रहा है? बहुत सारे सही पत्रकार हमने देखे हैं जो बाद में फ़िल्म मेकर बन गए। तो पत्रकारों में और फ़िल्म मेकर में क्या समानता है? पत्रकार भी समाज को समझने की कोशिश करता है, रिपोर्ट्स लिखता है और वही काम जो निर्देशक है या निर्माता है वो भी करते हैं क्योंकि वो भी उसी समाज से बना रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारे आस-पास घट रहा है, हम उसी को तो मूर्त रूप देते हैं किसी न किसी तरीके से। चाहे उस पर बिल्कुल। हम रिपोर्ट लिख कर करें या हम जो बहस कर रहे हैं या परिचर्चा कर रहे हैं या फ़िल्म मेकर इसको एक फ़िक्शनल कहानी का रूप दे देगा। भई हम जो चर्चा कर रहे हैं, वो भी जो चीज़ें रिलेवेंट है आज की डेट में उसी हाँ, पे कर रहे हाँ। हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल, हम बिल्कुल। 100 साल पीछे की बात या कोई हवा-हवाई दूर की कौड़ी तो निकाल के नहीं ला रहे हैं। जी, तो जी। वही चीज़ देखी जाएगी, वही सुनी जाएगी, क्योंकि जो हो रहा है वही अपने आस-पास आदमी महसूस कर रहा है। और अगर आप फ़िल्म मेकर होने के बावजूद, राइटर होने के बावजूद उस चीज़ को महसूस नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस पेशे के लायक नहीं हैं, हाँ, हाँ, हाँ। सीधी बात। फिर आप किसी भी वजह से, किसी भी रास्ते से, चाहे जान-पहचान से या जैक लगा के या किसी समझौते से आप आ गए हैं, वो अलग बात है। पर आप वहाँ के योग्य नहीं हैं, ये बात एकदम साफ है। और वो मुझे दिखाई देता लगता है है, सिनेमा में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये छोटी-सी सीख है जो अगर सीख जाएँगे तो सिनेमा का भी भला है, दर्शकों का भी भला है, देश का भी भला है और हमारी ये परिचर्चाएँ भी सार्थक होंगी जहाँ पर हम बैठकर रोज़ाना बॉलीवुड को सलाह भी देते हैं और ठीक करने की कोशिश भी करते हैं। मुझे लगता है रवि जी हमने काफ़ी अच्छे से कवर किया ये पूरा मुद्दा और जिनको समझना होगा वो डेफ़िनेटली समझे होंगे। दर्शकों के बीच में ये सवाल फिर से दोहराऊँगा और मैं चाहूँगा कि इस पर आप लोग खुलकर कमेंट करें, लिखें कि बेंगलुरु के अतुल सुभाष केस के बाद क्या देश में पुरुषों के लिए भी घरेलू हिंसा कानून में सुधार आना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएँ ना हों? हमारे जो दर्शक जहाँ से भी जुड़े हैं अपना नाम लिखें, शहर का नाम लिखें और इस पर अपना जवाब ज़रूर लिखें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप अपने फ़ेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों को जोड़ सकते हैं। लेकिन इस सवाल का उत्तर आप जो भी देना चाहते हैं, उसके साथ इसे शेयर करें, उसको ज़रूर लिखें। रवि जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत खुलकर शुक्रिया अपनी उज्ज्वल जी, बात रखने के लिए। थैंक शुक्रिया। यू।